हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2021 की लगातार तैयारी के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं। इसमें हम आपके सभी सब्जेक्ट, सभी टॉपिक को वन बाय वन कवर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आपको एक बार फिर से सामान्य ज्ञान, विज्ञान और इससे रिलेटेड टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। सीरीज में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस मिलेंगे। पिछले भी इसकी 2 पार्ट्स आ चुके हैं। इसके पहले की क्लासेस के लिंक, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, उनको आप लोग जरूर देखिएगा। इसके पहले छोटी सी अपडेट है, आप लोग देख सकते हैं। जूनियर सुपर टेट भर्ती, इसमें आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और 50 अंक में आपको एक कॉमन टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स है, मार्केट में आ चुकी हैं, ऑनलाइन भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इन बुक्स का पूरा पैकेज है, आपको कम रेट में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी। इसमें आप लोग देखिए, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, इसके अलावा आपका एक ये टॉपिक है, देखिए सबके लिए, पेपर 1 के लिए 50 अंक की तैयारी के लिए, और इसके आज सामाजिक अध्ययन और संस्कृत भाषा, इसमें से जो भी भाषा आप लेना चाहते हैं उसकी बुक आप लोग ले सकते हैं। बॉक्स में दिया गया एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, पूरे सभी टॉपिक्स को कवर किया गया, पूरी थ्योरी दी गई और उनके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो जरूर परचेज करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं चुनिंदा क्वेश्चंस की ओर। तो आपको ये 40 क्वेश्चंस हम इसके पहले भी करा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आप सभी लोगों को पता होगा, और इन्होंने इस नारे के माध्यम से सभी को जगाया था, ताकि जो भारत में एक प्रकार से अन्न का संकट पड़ गया था, उससे निपटने के लिए किस प्रकार से उससे निपटा जाए, उसको लेकर इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये आपका सुपर टेट जो आपका 69,000 भर्ती का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था और काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो इसमें एक ऑप्शन आपको सच्चिदानंद सिन्हा का देखने को मिलता है, जो कि अस्थाई सदस्य, अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन जो संविधान सभा गठित की गई थी, उसके स्थायी अध्यक्ष की जब हम लोग बात करते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के अंतर्गत अलग अलग समितियां बनाई गई थी, अलग अलग सबके कार्य रखे गए थे, और तो उसी में प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं रेड क्रॉस दिवस की। रेड क्रॉस विश्व की एक संस्था के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सामाजिक कार्यों को करने के लिए तथा मेडिकल सर्विसेज के लिए जानी जाती है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है, ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई इसकी डेट है जब रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, सूर्योदय का देश यानी कि सूर्य उदय जहां होता है, सबसे पहले होता है, वो आपका जापान कहलाता है। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां पर आपसे और पूछा जाएगा, अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? अर्धरात्रि में जहां पर सूर्य निकल आता है, उस देश का नाम क्या है? वो नॉर्वे देश है। याद कर लीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये सूर्योदय का देश है, वो अर्धरात्रि में सूर्य निकलने का देश है। तो छोटा सा अंतर है और इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऑप्शन में आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इन दोनों चीजों को आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया था, और डेट थी आपकी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस आपको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको वन लाइनर क्वेश्चन से चीज पता लग जाती है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो आपके दिमाग में भर जाता है। काफी लोग कह भी रहे थे वन लाइनर की क्लासेस की सीरीज को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहिए, तो आपको ऐसी ही सीरीज, ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी देते रहेंगे। बस आप लोग, जो लोग आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पहले से आ रहे हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें, और
टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़े रहें। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, थोड़े पर्सनल वर्क की वजह से आपको प्रॉपर क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका एग्जाम आगे बढ़ चुका है, तो निश्चित तौर पर जैसे ही फ्री होते हैं आपको क्लासेस भी मिलेंगे और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात की जाएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा हो जाएगा। गोवा राज्य जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य माना जाता है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 48 नंबर क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसी प्रकार का त्योहार हमने आपको पिछले बार भी बताया था, पोंगल बताया था, और वो कहां का बताया था? तमिलनाडु का बताया था। अब बात कर रहे हैं हम लोग ओणम की, तो ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दोनों में देखिए सेम प्रोसेस है, सेम चीजें, लेकिन नाम बदले गए हैं। पोंगल आपका तमिलनाडु का है, और जब बात ओणम की आती तो ओणम आपका केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रसिद्ध त्योहार के रूप में मनाते हैं, और जब नव वर्ष के रूप में इसको भी मनाया जाता है वहां पर। 9 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों दिल्ली भारत की जो हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत दिल्ली जो राजधानी बनाई गई थी, ये 1911 में बनाई गई थी। दिल्ली को राजधानी 1911 ईस्वी में बनाया गया था, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी कि जिसमें सबसे अधिक चमक है, सबसे चमकीले ग्रह के रूप में जब बात की जाती है तो वो आपका शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी की बहन तारा के रूप में भी जाना जाता है, और सबसे चमकीले ग्रह के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। सौर मंडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अलग से पढ़ा चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में ही। अगर आपने उस क्लास को ना देखा तो उसको भी आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाएगी तो मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है, और इनका शिकार करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अगर आप लोग पकड़े जाते हैं, अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया, क्योंकि ये राष्ट्रीय पशु और पक्षी के रूप में जाने जाते हैं, तो इनका शिकार पूर्ण रूप से वर्जित है। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब जलीय जीव की बात की जाती तो गंगा डॉल्फिन का नाम आता है। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को रखा गया है, वो नाम है सूसू डॉल्फिन भी इसको कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन का दूसरा नाम है, जो कि राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में, जलीय जीव के रूप में जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल की बात आती है तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आम। मैंगो जो ये भारत का राष्ट्रीय फल होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है, आपको पता होगा दोस्तों। ये सब चीजें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों को भी, इसके बारे में अपने सभी स्टूडेंट्स को भी इन चीजों, बेसिक इंफॉर्मेशन के रूप में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ तो बरगद का पेड़ है, इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद का पेड़ है। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय खेल की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपका हॉकी का खेल राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जब हम लोग निकालते हैं तो देख लीजिएगा, वैसे आपने पढ़ा होगा 3:2 का अनुपात, यानी कि जब लंबाई 3 होगी तो चौड़ाई कितनी होगी? 2 होगी। इस रूप में हम इसको जानते हैं, 3:2 का अनुपात रखा जाता। भारत के जो झंडा है जिसे हम तिरंगे के रूप में जानते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाएगी तो इसमें रेशियो जो होता है 3:2 का रेशियो होता है। 3:2 का अनुपात इसमें रखा जाता है भारत के झंडे में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? अब राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हैं कौन से। राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है ये राष्ट्रगान के रूप में जाना जाता है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और इन्होंने ही इस गीत को लिखा था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रगान तो हो गया, राष्ट्रगीत कौन सा है? तो आपको पता लग गया होगा कि वंदे मातरम जो है ये भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देना
देना है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है। राष्ट्रीय गीत के रचनाकार का नाम आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में बताना। जरूर सभी लोग आंसर करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही क्लासेस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और कोई भी डाउट हो तुरंत आप लोग पूछिएगा। साथ ही साथ जो क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हैं उन सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में निश्चित तौर पर यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, यहीं से आपके पूरे के पूरे टॉपिक पूछे जाएंगे। तो सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को देखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।